स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगी। तो हम लोगों ने जो है वो एक नया सा बोर्ड सीरीज स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने जो है वो अभी तक 2 चैप्टर जो है वो फिनिश भी कर दिए। अगर आप जो है वो इन दोनों चैप्टर्स से विजिट नहीं किया या ये दोनों जो चैप्टर हैं इनको आपने कंप्लीट नहीं करा है, तो कृपया करके जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और इनिशियल जो 2 चैप्टर हैं फिजिक्स के उनको कंप्लीट करके आएँ। उसी के बाद जो है वो आप 3rd चैप्टर को पढ़ने जाएँ, क्योंकि 3rd चैप्टर कहीं न कहीं इन दोनों चैप्टर से इंटरलिंक्ड है, इन दोनों चैप्टर से जो है वो लिंक्ड है। तो आप जो है वो अगर पहले उनको पढ़ के फिर आगे बात करने जाएंगे तो नो डाउट बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ जो है वो आप रिजल्ट दे पाएंगे, या बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखो बेटा, एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा जो चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको भी हमने फिनिश कर लिया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो मेनली करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि करंट होता क्या है, करंट से रिगार्डिंग जो लॉज हैं, करंट से रिगार्डिंग लॉज की अगर बात करो तो ओम्स लॉ को भी हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम रेजिस्टेंस के बारे में भी जानने वाले हैं कि रेजिस्टेंस बेसिक सा क्या है, किसी भी वायर का, किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो है वो हम डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा गया है तो क्या होगा, सीरीज में 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा गया है तो क्या होगा। और फिर जो है वो आगे बढ़े तो हम लोग जो है वो सेल्स के बारे में, जो आपने बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा, उन सेल के बारे में हम यहाँ भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो सेल हैं जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इन सेल का जो है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन सेल के लिए क्या इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और क्या इनके लिए जो है वो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और क्या इनके लिए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये सारी की सारी बातें हम थ्रू आउट द चैप्टर करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो है वो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम जो है वो चैप्टर का है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बेटा, इसके अंदर हम जो भी बातें करने वाले हैं वो चार्ज फ्लो की बातें करने वाले हैं। अभी तक हमने जो बातें करी थी उसमें चार्ज रेस्ट में था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हमने पढ़ा तो उसमें चार्ज रेस्ट कंडीशन में था, स्टैटिक कंडीशन में था। स्टैटिक कंडीशन में हमने चार्ज के बारे में बात करी। फिर जब हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करने गए या जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने गए तब भी चार्ज रेस्ट कंडीशन में था। चार्ज फ्लो की बातें हमने बहुत कम करी हैं। तो चलिए इन्हीं सब छोटी छोटी बातों के साथ जो है वो सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज करंट, क्या है करंट। करंट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्ज। देखो बेटा, अगर मैं थोड़ा सा जो है वो इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लेके जाऊं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वन इज direct current and other is alternating current. Alternating current is always produced with the help of dynamo and generator, but the direct current is always produced with the help of सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी गैल्वेनिक सेल है या जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमेशा और हमेशा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। बट जो हमारे पास जनरेटर होते हैं, डायनमो होते हैं, वो हमेशा और हमेशा अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। जब बेटा आगे जाके हम ईएमआई चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो डायनमो के बारे में या अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिटेल में बात करने जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला करंट। करंट क्या है? करंट के बारे में अगर बात करें तो करंट इज सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ करंट, वन इज डायरेक्ट करंट एंड अदर इज अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट इज ए कांस्टेंट करंट जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट इज द टाइम डिपेंडेंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो बड़ा बेसिक सा सिंपल सी बात है कि
डायरेक्ट करंट या डीसी जिसे हम कहते हैं, डीसी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, या विद टाइम के साथ जो है वो डीसी की पोलैरिटी भी सेम रहती है, मतलब डीसी के जो फ्लो की डायरेक्शन है वो भी सेम रहती है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम बना रहता है। बट अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और टाइम के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट इज ए टाइम वेरिएबल, टाइम डिपेंडेंट करंट, बट जो डीसी करंट या डायरेक्ट करंट इज ए कांस्टेंट करंट विच रिमेन कांस्टेंट इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में भी ये कांस्टेंट रहेगी और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट रहेगी। अगर बेटा मैं एक मैथमेटिकल एनालिसिस लिखना चाहूँ तो हम लोगों ने पहले ही सीखा है कि जब भी हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना पड़ता है तो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हमेशा किस तरीके से जो है वो रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया जाता है तो आई बराबर लिखा जाता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, या यूँ कहूँ कि रेट ऑफ चेंज जहाँ भी आ जाता है तो रेट ऑफ चेंज दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं हम स्मॉल इंटरवल के लिए या पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। अगर आप इंस्टेंट पे बात करते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाता है, और अगर आप एवरेज बात करते हैं या एक पर्टिकुलर लार्ज इंटरवल के लिए जो है वो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं तो ये एक एवरेज रेट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली डिफाइन एज टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम। हम लोग बोलते हैं इफ क्यू चार्ज इज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी देन एवरेज करंट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज करंट जब भी हम लिखेंगे, एवरेज करंट की जब भी हम बात करेंगे तो एक लार्ज इंटरवल के लिए बात करेंगे, और आई एवरेज इज सिंपली रिटन एज टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज का कितना फ्लो हुआ उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल टाइम टेकन, वो हमें एवरेज करंट मिलेगी। तो एवरेज करंट इज सिंपली रिटन एज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम, एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज सिंपली रिटन एज इंस्टेंटेनियस करंट इज ऑलवेज रिटन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, या करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हमें करंट लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस बराबर लिखा जाता है डी क्यू बाई डी टी, यानी चार्ज फ्लो फॉर स्मॉल इंटरवल डिवाइड बाई स्मॉल इंटरवल। जब आप इसे सोल्व करते हैं तो आई बराबर आ जाता है डी क्यू बाई डी टी। दिस इज द इंस्टेंट रेट ऑफ चार्ज फ्लो। इंस्टेंट रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज सिंपली इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस दैट इज सिंपली डी क्यू बाई डी टी। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात भी करें तो हम लोगों ने बोला कि इंस्टेंटेनियस जो करंट है वो डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होती है। ओके, अगर ज्योमेट्रिकली इसकी बात करूं, देखो थ्योरेटिकली तो हमने कह दिया कि इंस्टेंटेनियस करंट इज सिंपली द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। एक्चुअल में ये क्या है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाय डिफॉल्ट जो रेट है वो किसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है फिजिक्स में, वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। तो हमने बोला कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो है, एक्चुअल में ये रेट ऑफ चार्ज फ्लो है। और रेट ऑफ चार्ज फ्लो को अगर हम लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। इसका मतलब क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज इन क्यू। एक्चुअल में मैं इसको अगर थ्योरेटिकली बोलने जाऊंगा तो लिखूंगा रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ही बात है, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज में कितना चेंज आया या रेट ऑफ चार्ज फ्लो, दोनों एक ही तरीके से बोली जाती हैं, दोनों एक ही बातें हैं, दो बोलने का अलग अलग तरीका है हमारे पास, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा देखो इधर, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली बोलूं कि इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो हमारे पास होती है डी क्यू बाई डी टी के इक्वल। अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको डिफाइन करें तो ज्योमेट्रिकली ये किसको बताता है बेटा, एक बार के लिए थोड़ा सा याद करते चलेंगे तो याद करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली हमेशा और हमेशा स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स कर्व को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स जो कर्व होता है वो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में करंट आई बराबर बनेगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब करंट आई जो है या इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो किसके बराबर होगी, वो होगी स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी कर्व। ये हमेशा और हमेशा क्यू वर्सेस टी कर्व के स्लोप के इक्वल होगी, बिल्कुल। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो डी क्यू बराबर आ जाएगा कितना बेटा, आई इंटू डी टी। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे,
जब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो देखो क्या आएगा। जैसे ही आपने इंटीग्रेट करा तो इधर तो आ गया टोटल चार्ज फ्लो, क्यों? क्योंकि क्यू का इंटीग्रेशन जो है वो टोटल चार्ज फ्लो को इंडिकेट करेगा, और ये I इंटू टी वास्तव में इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू टी, इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वास्तव में इंटीग्रेशन ऑफ I dt जो है वो किसकी इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ I dt इज सिंपली इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ करंट वर्सेस टाइम। तो वास्तव में ये क्या है? एरिया अंडर I वर्सेस टी ग्राफ, I वर्सेस टी कर्व। I वर्सेस टी कर्व का जो एरिया है वो किस चीज को बताता है? टोटल चार्ज फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में ये टोटल चार्ज फ्लो को बताता है। तो टोटल चार्ज फ्लो जो है वो वास्तव में किसके इक्वल होता है? वो होता है एरिया ऑफ I वर्सेस टी कर्व के इक्वल होता है, या एरिया बाउंडेड बाय करंट वर्सेस टाइम कर्व के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें करंट की, तो करंट किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम कर्व के। तो दो ज्योमेट्रिकल बातें निकल के आई, एक तो स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम कर्व इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द करंट, एंड एक हमने बोला कि एरिया अंडर द IT कर्व इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टोटल चार्ज फ्लो। तो चलो ये कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं अगले एक और पॉइंट पर, आगे की चर्चाएं करते हैं। देखो आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अगर कहीं भी हमारे पास किसी भी एक सर्टेन जो है सब्सटेंस के अंदर करंट का फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और एक्चुअल में चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो लिखा जाता है Q इंटू E। अब जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट जो है वो चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, या चार्ज जहाँ पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो किधर करेगा? जैसे ही हम लोग किसी सब्सटेंस पर, सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, जैसे ही आप इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे, और जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा उधर ही करंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये सारे के सारे तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हमेशा और हमेशा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या रहेगा? उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रहेगी। मेरे ख्याल से आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर ये कहता है कि इन अदर वर्ड वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल, अगर बेटा हमारे पास जो है वो यहाँ अगर करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, हमने बोला कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो ऐसे केस में जो अपने पास नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, और इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लगेगा ना, इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा ना वो किधर लगेगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, मतलब अपोजिट टू द करंट लगता है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर फ्लो करेगा? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग बोलते हैं कि इन अदर वर्ड वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जस्ट अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज फ्लो। नेगेटिव पार्टिकल अगर इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जा रही होगी, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो कन्वेंशनल करंट। यहाँ जो करंट होती है वो कन्वेंशनल करंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि ऑल दीज करंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नॉट कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी इज इट डू नॉट या डजंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
कि कन्वेंशनल करंट क्यों कहा, हमने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास जो भी करंट है या जहाँ भी करंट है वो करंट हमेशा और हमेशा एक डायरेक्शन रखता है। करंट की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। दूसरा, बट इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। तो करंट अगर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती और दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रखती है, तो ऐसे केस में हम लोग बोल देते हैं ये जो है वो कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, बट फिर भी ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। अब देखो बेटा, जब अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस में करंट का फ्लो होता है तो वो अलग अलग रीजन के कारण होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि विदाउट चार्ज कैरियर देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट या देयर इज नो सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि चार्ज का जब फ्लो होगा तभी तो करंट डिफाइन होगी। तो विदाउट चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर चार्ज कैरियर्स नहीं है, ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ना उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे केस में उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब अगर हम अलग अलग कैटेगरी के सब्सटेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टेट के हिसाब से हम लोग जो है वो सब्सटेंस को 4 कैटेगरी में रख रखे हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी कंडक्टिंग सब्सटेंस हैं उनके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर चार्ज बहुत इजीली फ्लो कर पाता है, उनके अंदर चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने भी कंडक्टिंग सब्सटेंस है बेटा, उन कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली चार्ज का जो फ्लो है वो भी किसके कारण हो रहा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा होगा। और अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक, दोनों के अंदर ही होल और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के मोशन के कारण करंट फ्लो करती है। यहाँ भी कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेंगे, होल भी फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट है और होल के कारण भी करंट है। तो वास्तव में एक सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल हैं। और अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल की या कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एक इंसुलेटर की बात करें, लाइक एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक पर आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लीजिए, वो उसके अंदर कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज कैरियर नहीं है। विदाउट चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पॉसिबल। जब तक किसी सब्सटेंस के अंदर चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक उस सब्सटेंस के अंदर कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। इंसुलेटर जितने भी होते हैं उनके अंदर जो है वो चार्ज कैरियर अब्सेंट होते हैं और चार्ज कैरियर अब्सेंट होने के कारण उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होती। कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है, किसके कारण? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर के अंदर भी करंट फ्लो होती है, किसके कारण? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। वहाँ पर होल भी प्रेजेंट है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, बट देयर इज नो करंट इन इंसुलेटर बिकॉज देयर इज नो चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन द इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर किसी भी प्रकार के चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है और अगर चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है तो इंसुलेटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। फिर उसके बाद बात आती है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर भी आयन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होते हैं। वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ही चार्ज कैरियर्स का रोल प्ले करते हैं। तो आपने देखा होगा कि गैल्वेनिक सेल के अंदर एक ऊपर साल्ट ब्रिज लगाया जाता है, उसके चार्ज आयन के फ्लो के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए ऐसा जो है वो एक छोटा सा ब्रिज बनाया जाता है जिसे हम शॉर्ट ब्रिज या जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रिज भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो किसके कारण हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण हो रहा है। तो जब किसी सब्सटेंस में चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं तभी उसके अंदर करंट फ्लो होती है। विदाउट चार्ज कैरियर देयर इज नो possibility of current. In conductor the charge carrier are free electrons. In semiconductor these charge carrier are electron and holes. And insulator there is no charge carrier. तो ऐसे केस में no current flow through the insulator. तो हम लोग बोलते हैं इसी रीजन से इंसुलेटर के अंदर किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं करती। नो करंट इन इंसुलेटर।
इसके बाद हम छोटी सी बातें करने वाले हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर एक कंडक्टर के बारे में हम बात करें बेटा, तो एक कंडक्टर जो है उसके अंदर चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, और वो जो चार्ज कैरियर प्रेजेंट है वो चार्ज कैरियर कैसे हैं, वो चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब देखो बेटा, अगर हम जो है वो थोड़ा सा एक छोटी सी बात करें कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी छोटे छोटे नेचर के अंदर पार्टिकल हैं, उनका जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए एलिमेंट्री पार्टिकल, या इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और एलिमेंट्री पार्टिकल का जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और इनके पास थर्मल मोशन के कारण एक वेलोसिटी आ जाती है। जैसा बेटा आपने केटीजी पढ़ते टाइम देखा था कि केटीजी में आपने यूँ बोला था कि जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू थर्मल या ड्यू टू टेम्परेचर उनका थर्मल मोशन होता है, और वो रेंडमली इधर उधर कहीं मोशन करते रहते हैं। और ये मोशन किसके कारण हो रहा है, एक्चुअल में ये मोशन जो है वो टेम्परेचर के कारण हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका रेंडम मोशन हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर। एक कंडक्टर के इनसाइड जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक रेंडम मोशन हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर। तो हम लोगों ने बोला एवरेज थर्मल स्पीड और आरएमएस स्पीड, जिस तरीके से हमने गैसियस मीडियम के लिए, जिस तरीके से हमने गैसियस मीडियम में या गैसियस मीडियम के मॉलिक्यूल्स के लिए आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करी थी, सिमिलरली हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि जब हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे केस में हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग जो है वो आरएमएस स्पीड की वैल्यू लिख सकते हैं। उसका जो मोशन है उसके लिए हम एवरेज थर्मल स्पीड लिख सकते हैं। वो किसके कारण आई है, उसके पास टेम्परेचर के कारण। अभी तक हमने किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस अप्लाई नहीं करा। तो जब बेटा अपने पास कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल, जस्ट इमेजिन ये अपने पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन या बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल 0 केल्विन पर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर नहीं है। अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर होता तो सारे एलिमेंटरी मॉलिक्यूल्स रेस्ट में आ जाते, इनके पास किसी भी प्रकार की थर्मल एनर्जी नहीं होती। लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो रूम टेम्परेचर पर इनका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, और अगर 0 केल्विन नहीं है तो इनके पास जो है वो 3/2 kT एक काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू थर्मल मोशन। तो देखो बेटा बहुत सिंपल बातें हैं, फटाफट से इनको कंप्लीट करेंगे। हमें बोला गया है कि एट रूम टेम्परेचर एक कंडक्टर अब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग बिकॉज ऑफ दैट देयर यूजुअली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स विद एटम गेट फ्री एंड मूव रेंडमली इनसाइड द कंडक्टर विद फेसिंग so many collision in this way the average speed of electron defined as thermal speed। देखो बेटा क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर 100 मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो एनर्जी जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन हो जाती है। और जैसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन हो जाएगी तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडम मोशन करने लगेंगे, कोई इधर जाएगा, रेंडमली ये मोशन करने लगेंगे। और जब ये रेंडमली मोशन करने लगेंगे तो ये अपने नियर बाई या अपने आसपास के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोलाइड भी करने लगेंगे। तो इनकी सो मैनी कोलिजन्स परफॉर्म होती रहेंगी, ये बार दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते रहेंगे। तो और इस केस में जो अपने पास इनकी एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम थर्मल स्पीड कहते हैं। थर्मल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जितना इन्होंने टेम्परेचर के कारण एनर्जी को गेन करा है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो हाफ ऑफ mv² बराबर 3/2 kT,
जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है VRMS या RMS स्पीड जो इनकी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है बेटा, वो निकल के आती है √3 kT/m, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर की होती है। ये इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर होता है। अगर हम यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी की बात करें और थर्मल वेलोसिटी का एवरेज ले तो देखो बेटा, ये हमारे पास एक कोई कंडक्टिंग सब्सटेंस है, ये हमारे पास एक छोटा सा कंडक्टिंग सब्सटेंस है। इस कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक इधर जा रहा है, एक इधर भी जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इधर से इधर जा रहा है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी जा रहा होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, इनकी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहूँगा तो इनकी जो वेलोसिटी है वो सारी डायरेक्शन में होगी। मतलब इतना सा है कि जब हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट एक और इलेक्ट्रॉन जाने वाला होगा, या कोई एक और इलेक्ट्रॉन होगा जो जस्ट इसके अपोजिट इधर जा रहा होगा। इसकी V1 है तो इसकी क्या बनेगी, -V1 बनेगी। कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है V2 से तो जस्ट अपोजिट इसके जाने वाला भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ थर्मल वेलोसिटी वी कैन से इट इज जीरो वेक्टर। अगर हम थर्मल वेलोसिटी के केस में अगर बात करते हैं, एवरेज थर्मल स्पीड वेलोसिटी लिखते हैं तो थर्मल वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, सबका एवरेज V1 + V2 + V3 + V4 और ऐसे चलता जाएगा। जब आप इन सब का एवरेज लेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करेंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर V1 को जो है वो जस्ट अपोजिट देने वाला कोई होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। कहीं कहीं V2 को जस्ट अपोजिट या जस्ट उसको काउंटर करने वाला होगा तो V2 भी कैंसिल आउट हो जाएगी। कहीं कहीं V3 का जस्ट काउंटर करने वाला भी आगे प्रेजेंट होगा तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी, V4 भी कैंसिल आउट हो जाएगी, सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो तो कितनी होती है, जीरो होती है, लेकिन आरएमएस वेलोसिटी जीरो नहीं होती। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली मोशन करते हैं, इनका जो मोशन है वो टेम्परेचर के कारण होता है, थर्मल मोशन होता है, तो ऐसे केस में इनके पास जो है वो आरएमएस स्पीड तो प्रेजेंट होती है बट इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। बिकॉज जब हम सबका एवरेज लिखते हैं, सबका सम लिखते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट करने वाले एक दूसरे को मिल ही जाते हैं और एक दूसरे के अपोजिट मोशन करने वाले एक दूसरे को मिल जाते हैं, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब ये तो बातें हैं विदाउट एनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जाके हम बातें करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा। अभी तक हमने किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं करा है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है इस बारे में कि जैसे ही हम एक सब्सटेंस को रखते हैं तो वो थोड़ा सा हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो मोशन करने लग जाते हैं। यहाँ एलिमेंट्री पार्टिकल, कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, कंडक्टर के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडम मोशन करने लगेंगे। रेंडम मोशन करने लगेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कोई इधर भी जाएगा, या यूँ कहूँ उनका रेंडम मोशन होगा, कोई किधर जा रहा हो, कोई किधर जा रहा हो, कोई किधर जा रहा होगा। जब आप उनका एवरेज लिखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी बनेगी, जीरो बनेगी। बट ड्यू टू थर्मल मोशन उनके पास एक एवरेज आरएमएस स्पीड प्रेजेंट होगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद बात आती है बेटा मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ क्या है, देखो बेटा, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इनसाइड रेंडम मोशन कर रहे होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इधर आके दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो गया। ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सक्सेसिवली कोलाइड हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब हमारे पास, जब हमने किसी कंडक्टर पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब भी ऐसा हो रहा था।
थर्मल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन परफॉर्म कर रहे थे, बार बार वो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे थे। तो ऐसे केस में उनकी जो सक्सेसिव कोलिजन्स हैं, उन कोलिजन्स के बीच में टाइम भी अलग अलग था। कोई ज़्यादा चल के कोलाइड हो रहा था, कोई कम चल के कोलाइड हो रहा था, कोई जो है वो कई देर बाद कोलाइड हो रहा था, कोई जो है वो बहुत जल्दी कोलाइड हो रहा था। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस के बाद एक दूसरे के साथ कोलिजन परफॉर्म कर रहे थे। अब ऐसे केस में हम लोग जो है वो अगर उनकी एवरेज डिस्टेंस लिखें दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की, तो वो हमारे लिए बनता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? जितनी भी टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स ने चली और उसने कितनी कोलिजन परफॉर्म करी, उन कोलिजन के लिए एवरेज जो है वो मीन, उनके लिए एवरेज जो पाथ होता है वही मीन पाथ कहलाता है। मीन पाथ का जो ऑर्डर होता है बेटा वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर होता है या नैनोमीटर का ऑर्डर होता है। दूसरा आता है रिलैक्सेशन टाइम। किसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम? जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोलाइड होके दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा, फिर वापस आया, एक और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा। अब देखो यहाँ से चला, रिलैक्स अभी तक उससे कोई कोलिजन नहीं हुई, यहाँ आके कोलाइड हो गया। तो जितने टाइम के लिए ये रिलैक्स रहा, जितने टाइम में इसने कोलिजन नहीं करी, उन सारे टाइम्स का एवरेज देखो क्या होगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले और इसके बगल में ही एकदम इलेक्ट्रॉन बैठा हो तो तुरंत कोलाइड कर जाएगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ जाके किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा, तो ज़्यादा टाइम इसने स्पेंड करा। अब इन सब का एवरेज लूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग बाय इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जितने टाइम तक उसकी कोलिजन नहीं होती, एवरेज टाइम की बात कर रहा हूं, वो एवरेज टाइम ही क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। रिलैक्सेशन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ, फिर वहाँ से वहाँ गया, एक और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ, फिर वहाँ से वहाँ गया, एक और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ। ऐसे चल रहा है उसका प्रोसेस। इसने पहली बार जब कोलिजन परफॉर्म करी थी तो T1 टाइम बाद करी, अगली T2 टाइम बाद, उससे अगली T3 टाइम बाद, डिफरेंट टाइम के बाद ये अपनी कोलिजन को परफॉर्म कर रहा है। तो हमने कहा अगर पहली कोलिजन में इसको जो है वो T1 टाइम लगा था, दूसरी कोलिजन में इसको जो है वो T2 टाइम लगा, तो ऐसे केस में टोटल टाइम टेकन बिटवीन ऑल कोलिजन जो है वो क्या होगा अपने पास? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक एवरेज टाइम आएगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दिस एवरेज टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके बाद जो है वो आगे की कहानी हम जो है वो बेटा विद पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो जाए, एकदम से मस्त होकर बैठ जाए। यहाँ जो रिलैक्सेशन टाइम है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इतना टाइम ही मिल पाता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी कोलिजन से पहले। अब देखो क्या कहता है अगला जो पॉइंट है हमारा, वो कहता है कि बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके का बिहेवियर शो करने वाले हैं, चलिए देखिए। देखो बेटा, हमने जो है वो यहाँ पर ये कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक बैटरी से जो है वो इस पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया। जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर हाई पोटेंशियल ये वाला बनेगा प्लस का, ये वाला लो पोटेंशियल बनेगा माइनस का, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा थ्रू आउट द कंडक्टर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ सेटअप हो गया। जैसे ही हम लोग बेटा इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर पर हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। कहाँ से कहाँ? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड होगा तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक फोर्स लगेगा, और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हमेशा और हमेशा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस ऑफ ई इंटू कैपिटल ई लगेगा। ये फोर्स जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसको पीछे की तरफ लेके जाने लगेगा। अच्छा बताओ, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पर इधर ही फोर्स लगेगा? हाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन पर फोर्स इधर ही लगेगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक
इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उन पर फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से उन इलेक्ट्रॉन को एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन भी मिलेगा और एक्सेलेरेशन बराबर क्या लिखा जाएगा, पहले उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, पहले फोर्स कितना लग रहा है, पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अब फोर्स लगने लगा कितना, Q इंटू ई या माइनस ऑफ E इंटू ई। तो ऐसे केस में फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास इंटू एक्सेलेरेशन बराबर कितना आ गया, माइनस E इंटू कैपिटल E, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। ऐसे केस में एक्सेलेरेशन ये बराबर कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन बराबर आएगा माइनस E बाई एम। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वी गेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। बिल्कुल, जैसे ही हम लोग जो अब वो एक कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कि ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जैसे बेटा हम यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स को फील करेंगे। फिर क्या कहते हैं कि ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड एंड ड्यूरिंग द मोशन दे फेस सो मेनी कोलिजन ऑन देयर पाथ। कह रहा है कि जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगा या इन पर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगने लगा तो ये एक्सेलरेट हुए और जब ये एक्सेलरेट होंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर कोलिजन परफॉर्म करेंगे। तो बहुत सारी कोलिजन अपने पास में ये परफॉर्म करने जाएंगे, बहुत सारी इनकी कोलिजन आगे से आगे होती जाएंगी। फिर कहता है कि इन दिस वे दे ट्रेवल विद एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। इस सिचुएशन में या इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मोशन करने लगते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के बारे में हम बातें करेंगे। ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो बेटा, छोटी छोटी अगर हम इसके लिए कैलकुलेशन करें तो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास इनिशियली उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियली थर्मल एवरेज वेलोसिटी है, वो कितनी है बेटा, थर्मल एवरेज वेलोसिटी V थर्मल कितना है, V थर्मल जो है एवरेज कितना है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इनिशियली कितनी लिखूंगा बेटा, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये कह सकता हूं U इनिशियल थर्मल वेलोसिटी और उसका एवरेज, वो एवरेज वेलोसिटी थी 0। हमने बोला था ये पार्टिकल रेंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सबका सम करेंगे तो नेट 0 आ जाएगा और सम का सम नेट 0 आ जाएगा। तो ऐसे केस में उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना मिला, एक्सेलरेशन मिला माइनस E कैपिटल E डिवाइड बाई M, यही मिला बिल्कुल। और हमने बोला ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया और हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग तरीके से चलेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, T1 टाइम तक चला, उसके बाद दूसरे से कोलिजन कर गया, फिर यहाँ कोलिजन करने के बाद वापस चला, दूसरे के पास जो है वो कोलिजन कर गया, उससे अगले से कोलिजन कर गया। तो पहली बार में जब वो हमारे पास चला था तो उसके लिए V1 बराबर क्या लिखूंगा बेटा, V1 बराबर आएगा U1 प्लस A इंटू T1, ये बनेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन U1 स्पीड से चल रहा है, उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम T1 है, या यूं कहूं उसके लिए कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो T1 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी U1 है, उसको एक्सेलरेशन मिला A। तो ऐसे केस में आफ्टर टाइम T1 उसकी जो वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर कोलिजन वो कितनी होगी बेटा, U1 प्लस AT1। दूसरे के लिए ये वेलोसिटी लिखूंगा तो V2 वेक्टर बराबर बनेगा बेटा U2 प्लस A इंटू T2। इसी तरीके से हम जो वो तीसरे के लिए वेलोसिटी लिखेंगे तो V3 बराबर बनेगा क्या, U3 प्लस A इंटू T3। और इसी तरीके से हम जो वो चौथे के लिए भी वेलोसिटी लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे फोर्थ के लिए जो वेलोसिटी लिखी जाएगी V4, वो क्या बनेगी बेटा अपने पास U4 प्लस A इंटू T4। और ये ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में जो वेलोसिटी Vn आ जाएगी। और जब आप इनका सबका सम करेंगे तो आपके पास आएगा इधर से वेलोसिटी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, यही बनेगा। और ये आगे से आगे ऐड होता जाएगा और बराबर कितना आएगा बेटा, यहाँ से U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 और डॉट 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 और डिवाइड बाई। अगर मैं इनका एवरेज भी ले लूँ तो दोनों तरफ मैं इनको ऐड करने के बाद n से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो प्लस डिवाइड बाई n।
प्लस यहाँ आएगा बेटा ए तो सब में कॉमन आ जाएगा, सबके लिए सेम है, फिर आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये आगे से आगे चलता जाएगा और डिवाइड में इसके कितना आ जाएगा n आ जाएगा। अब देखो बेटा ये है एवरेज वेलोसिटी आफ्टर ए कोलिजन, ये है एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। ओहो, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो हमने पहले ही कहा है कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। अच्छा ये कौन सा टाइम है, सारी कोलिजन के टाइम का एवरेज, और ये तो रिलैक्सेशन टाइम है, तो हमने बोला एवरेज वेलोसिटी आफ्टर ए कोलिजन क्या बनेगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर ए कोलिजन इज सिंपली रिटन एज a इनटू टाउ, ये बनेगी। a की वैल्यू कितनी थी बेटा, e कैपिटल E डिवाइड बाई m इनटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन गेट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ E capital E by m into tau. This average velocity become the average velocity of electron after applying an electric field. जैसे ही हम लोग जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस भी आएगा साथ में, यहाँ पर माइनस चल रहा था, माइनस चल रहा था, यहाँ भी माइनस था, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो वास्तव में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, एवरेज स्पीड गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या कहता है, द एवरेज वेलोसिटी बाय विच द इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम लोग इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जब मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐसे केस में वो ड्रिफ्ट करेंगे, और इनकी जो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर आउटसाइड द वायर इज 0। बिल्कुल बाहर करंट कैरिंग जो अपने पास वायर होता है बेटा, करंट कैरिंग वायर थर्मली या करंट कैरिंग वायर के लिए बात करूं तो करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, इसमें जितना चार्ज नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है, जितना चार्ज इस पर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस पर टोटल चार्ज 0 है। और क्यों टोटल अगर 0 होता है तो ऐसे केस में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहता है, 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण स्टैब्लिश्ड हुआ है, अंदर तो जो है वो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के कारण स्टैब्लिश्ड हुआ है। दूसरी बात देखना बेटा, एक जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके अंदर अगर इधर से हम चार्ज एंटर करेंगे, देखो चार्ज का फ्लो कैसे होता है, इधर से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उधर से तुरंत ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से एग्जिट कर गया, एक इधर से एंटर कर गया, फिर भी टोटल चार्ज कितना बना रहेगा, अब भी टोटल चार्ज इस पर 0 बना रहेगा। इनसाइड द वायर इज नॉन जीरो, हम लोग बोलते हैं कि इनसाइड द वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, बट आउटसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फिर उसके बाद कहता है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा ये तो हमने अभी सोल्व कर ही लिया, कह रहा है कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। बिल्कुल जैसे ही हम लोग जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ अप्लाई करा है तो ये इस तरफ इस पर फोर्स फील करेगा, इधर फोर्स फील करेगा तो इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा। फिर कहता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन V1 बराबर क्या लिखा गया, U1 प्लस AT1। बिल्कुल थर्मल वेलोसिटी थी इनिशियली उसके पास, फिर सिमिलरली हमने सबके लिए लिखा, फिर एवरेज ले लिया। जैसे ही आप इसका एवरेज ले लेंगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आएगा वो वास्तव में देखो बेटा क्या रिलेशन बनेगा, अभी हमने सोल्व करा था। हमारे पास जो रिलेशन आता है V ड्रिफ्ट बराबर आता है माइनस ऑफ E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ, वेयर टाउ इज the relaxation time and E is the electric field and small a is the charge on electron and small m is the mass of electron। फिर कहता है कि if the temperature is constant then tau for conductor is also constant, tau is the relaxation time। अगर बेटा टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखो
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं तो ऐसे केस में जो कंडक्टर हैं उनका क्या होने लगेगा, उनका थर्मल एक्सपेंशन होने लगेगा, और थर्मल एक्सपेंशन होने लगेगा तो उनके अंदर जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज करने लगेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ डिक्रीज करने लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है वो क्या होगा, टाउ जो है वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज। अगर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन ज्यादा हो गया तो इनके बीच की कोलिजन भी स्लो होगी, तो हम लोग बोलते हैं कि इफ वी राइज द टेम्परेचर then the separation between electron get increased, then the separation between free electron get increased. Due to this, the relaxation time is also increased. The relaxation time is also increased. हमने कहा कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जैसे ही दो फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ऐसे केस में उनके बीच की कोलिजन का टाइम भी बढ़ जाएगा, और कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में टाउ की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल। फिर ये कहता है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन टाउ फॉर कंडक्टर इज आल्सो कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टाउ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। इसके बाद देखो बेटा एक और छोटा सा टर्म डिफाइन होता है, मोबिलिटी। क्या होती है मोबिलिटी? अरे बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई नहीं करता और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता 1 वोल्ट पर मीटर, तो ऐसे केस में क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज सिंपली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ड्यू टू यूनिट वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। तो कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होती है वही मोबिलिटी कहलाती है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन मोबिलिटी इज रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो मोबिलिटी के अंदर जो वो E/m ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का या किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मींस मोबिलिटी रिमेन कांस्टेंट। बट अगर किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या हो, किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ऐसे केस में उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर मोबिलिटी एक सब्सटेंस के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो हमें बोलता है कि रिलेशन बिटवीन I एंड VT। अगर हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो बेटा हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मोशन करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा एरिया था या जो छोटा सा अपने पास लेंथ था वो dx लेंथ था, और यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने A कंसिडर करा। लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कंसिडर कर लिया? L कंसिडर कर लिया। तो इस वॉल्यूम या इस केस में जो वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम कितना बनेगा बेटा? इस कंडक्टर के लिए वॉल्यूम हमारे पास लिखा जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, यानी A इनटू L। बिल्कुल। फिर ये कहता है कि लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द गिवन कंडक्टर। इस गिवन कंडक्टर के लिए हमारे पास स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। फिर ये बोलता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम इज ड्रिफ्ट। बिल्कुल।
अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो यूनिट टाइम में डिस्टेंस के इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, या वेलोसिटी इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, कि इसके द्वारा जो है वो 1 सेकंड में चेंज इन पोजीशन जो है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम। ये बात भी एकदम सही है। यूनिट टाइम में उसने जो है वो कितनी डिस्टेंस चली? vd। तो dt टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा? dt। और कितनी डिस्टेंस चलेगा? वो डिस्टेंस चलेगा dx, और किसके बराबर होगी? वो होगी vd इंटू dt के बराबर होगी। तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इलेक्ट्रॉन इन dt टाइम इज सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू dt, दैट इज dx। अब हमने बोला हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वॉल्यूम हमारे पास a इंटू एल है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया n इंटू ए इंटू एल। अच्छा, टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है q इंटू एन ई इंटू ए एल। अरे भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? चार्ज के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा? टोटल चार्ज आपके पास सिंपली लिखा जाएगा, कितना आएगा? n इंटू ई आएगा, where n is the total number of free electron present in the conductor, and that is simply written as n small e into a into l। ये लिखा जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे कि पूरा का पूरा जो कंडक्टर है उसको कंप्लीटली पास करने के लिए, पूरा का पूरा जो कंडक्टर है उसको क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से चल रहा है। तो ऐसे केस में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? l। तो कितना टाइम ले लेगा? t बराबर आएगा l डिवाइड बाई vd, इतना टाइम लेगा। बिल्कुल। तो चलिए, हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब इस सब्सटेंस को पास करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो उनके द्वारा टाइम टेकन क्या होगा? तो टाइम टेकन t बराबर आ गया कितना? t बराबर हमारे पास आ गया l अपॉन vd। अच्छा, करंट कितना होता है? अभी हमने लिखना सीखा था, करंट इज सिंपली इक्वल टू q टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा जी, सारे इलेक्ट्रॉन इधर से चलकर इधर पहुंच गए, तो ऐसे केस में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज फ्लो करके गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे कैपिटल N इंटू ई, इतना चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, कितने टाइम में हुआ? डिवाइड बाय स्मॉल t टाइम में हुआ। बिल्कुल। n कितना होगा? a इंटू एल। हाँ, ये तो a इंटू एल इंटू स्मॉल n। भाई ये तो वॉल्यूम, ये अपने पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज e डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा vd। और या अपने पास जो टाइम है, टाइम किसके बराबर आता था बेटा? टाइम बराबर आया था डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस था अपने पास l डिवाइड बाय वेलोसिटी vd। सोल्व करूंगा बेटा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, vd ऊपर चला जाएगा, तो करंट I बराबर आ जाएगा NEA vd। बहुत आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूले हमने काम में लिए हैं। सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर जो करंट है, करंट इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब चार्ज यहाँ से चल रहा है, चार्ज यहाँ से चल के आ रहा है, चार्ज इस तरीके से मोशन कर रहा है। चार्ज जब इस तरीके से मोशन कर रहा है, चार्ज का फ्लो जब इस तरीके से हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो जब यहाँ से चार्ज इस तरीके से फ्लो करेगा तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। मैं कहूँ कि यहाँ पर टोटल कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं। अगर कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा? N इंटू ई। और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा होगा वो T लगा होगा। अच्छा, टाइम टेकन बाय द चार्ज जो है वो टू रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ ए कंडक्टर इज सिंपली रिटन एज टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ चार्ज। कितनी वेलोसिटी से ये चार्ज मोशन कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो टाइम टेकन t बराबर आएगा l डिवाइड बाय vd। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना। टाइम टेकन l की वैल्यू कितनी आ गई? टाइम टेकन t की वैल्यू आ गई l अपॉन vd। यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। करंट I बराबर आ गया अपने पास NEA
वीटी, ये बातें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि हमारे पास जो करंट होता है वो इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखा जाता है, I बराबर NeA/VD। तो देखो बेटा, यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्लियरली समझ आई होंगी। अब यहाँ तक की बातों को जो है वो एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ ले। इनसे रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी का सेक्शन भी पढ़ ले, और इनसे रिलेटेड जो क्विज है उस क्विज को जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।